From today, we are starting a new batch, you can say, or you can say revision of that batch. Okay. तो हम जो starting कर रहे हैं, that is our first chapter, that is solid state. Okay. States of matter की 3 state हैं, जिसमें पहली है that is solid state. तो हम वहीं से start करेंगे. ठीक. This is solid state. ओके तो मैटर में 3 स्टेट जनरली जो एग्जिस्ट करती हैं कॉमनली, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो आपस में 3 स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? वेल नोन डिफरेंस है, सभी को मालूम है. बेसिक डिफरेंस, बेसिकली सॉलिड कहने का मतलब होता है पार्टिकल्स बहुत क्लोजली टाइटली बाउंड हैं. लिक्विड या गैसेस को फ्लूइड्स कहते हैं. दे कैन फ्लो, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज फ्लूइड्स. या हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस सॉलिड में लीस्ट होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, रिजिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं. तो बेसिकली ये 3 स्टेट, जिसमें एक का नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. बेटा बेसिकली ये स्टेट किस सब्सटेंस की कौन सी रहेगी? इट इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर. जैसे वेल नोन है पानी की 3 स्टेट, बर्फ, आइस, which is solid form, water liquid, and water also exists in vapors. टेम्परेचर चेंज करिए, तीनों चेंज हो जाती हैं. ठीक है. तो यहां देखा गया है 2 फोर्सेस हैं. वन इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑब्वियसली सॉलिड में बहुत ज्यादा है, लिक्विड से फिर गैस में. गैसेस हैव लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयरफॉर गैसेस इवन डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि फोर्स बहुत वीक है, एंड डेफिनेट शेप ऑल्सो. गैसेस में दोनों में से कुछ नहीं है. दूसरा वर्ड है थर्मल एनर्जी. एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, एंड सेकंड इज थर्मल एनर्जी. अगेन द कॉमन सेंस, थर्मल एनर्जी ही टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है. जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं थर्मल एनर्जी बढ़ती है. तो बेटा ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, या दीज आर बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. एंड द थर्मल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्शन, रिपल्सिव, या ये एक दूसरे को बेसिकली रिपेल करने का काम कर रही हैं. तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ये है. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑब्वियसली थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और सॉलिड से ज्यादा थर्मल एनर्जी लिक्विड की है, लिक्विड से ज्यादा थर्मल एनर्जी गैसेस की है. पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी का. कॉमन सेंस है, जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, चीजें बहुत पास में आएंगी, और अगर पास में आ जाएंगी तो सॉलिड बन जाएगा. और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक हो गए, थर्मल एनर्जी डोमिनेट कर गई, तो चीजें दूर हो गई, दैट इज गैसियस स्टेट. तो बेसिकली जो हमारी सॉलिड स्टेट है, इस स्टेट में हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स आर मच मोर डोमिनेंट ओवर थर्मल एनर्जी. तो ये सॉलिड के लिए बेसिक पॉइंट है. एंड ऑब्वियसली फॉर गैसेस इसका उल्टा हो गया. गैसेस में थर्मल एनर्जी इज डोमिनेंट ओवर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड ऑब्वियसली लिक्विड में ये दोनों नेक टू नेक कह लीजिए, या इन दोनों के इन बिटवीन जब वैल्यू आएगी तो लिक्विड स्टेट आ जाएगी. तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नेक टू नेक नियरली इक्वल टू थर्मल एनर्जी, और ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं. ओके. तो बेटा ये हमारी पहली हेडिंग, जब पहला पॉइंट आ गया कि सॉलिड स्टेट हमें पढ़ना है, तो बेसिकली सॉलिड पढ़ने से पहले मैटर की जो 3 स्टेट है, मेनली 3 स्टेट हैं, कुछ बच्चे प्लाज्मा और बाकी स्टेट भी जानते हैं, लेकिन अभी 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. जैसे खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो रोटी सॉलिड है, पानी पी रहे हैं, लिक्विड है. इज इट क्लियर? स्मोक करने वाले समझ रहे हैं ना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अच्छा, अब लौट के आ जाओ वापस. देन सॉलिड के क्या कैरेक्टर्स हैं? ठीक है. तो बेसिकली सॉलिड के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है सॉलिड है, तो पहला इसमें डेफिनेट है. ऑब्वियसली बेटा चीज
क्या चीज डेफिनेट है? शेप भी डेफिनेट है, ठीक है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है, और ऑब्वियसली मास भी डेफिनेट है। मास सभी का डेफिनेट होता है, सिर्फ शेप और वॉल्यूम की बात होती है। सॉलिड का शेप या वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट है। लिक्विड के केस में वॉल्यूम तो डेफिनेट है, शेप नहीं है। जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर की शेप लेता है। गैसेस के केस में दोनों ही डेफिनेट नहीं है, ना ही शेप ना ही वॉल्यूम। नेक्स्ट, सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। IMF, intermolecular forces, very high strong, and the intermolecular distance, ये IMD लिख दिया मैंने, it is intermolecular distance, it is least, यानी इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, वेरी नियर टू ईच अदर। तो यहाँ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सॉलिड में मोशन कौन सा है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, कौन सा है? तो बेटा सॉलिड के अंदर जो मोशन है दैट इज ओनली ऑसिलेटरी, या ऑसिलेटरी को हम वाइब्रेटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इट हैव ओनली ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी नहीं है, रोटेटरी नहीं है। इट कैन नॉट लीव इट्स पोजीशन। जो भी सॉलिड के अंदर जिससे ये मिलके बना है उसे इस चैप्टर में सीपी कहेंगे, दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बेटा ये अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, दे कैन ओनली ऑसिलेट और वाइब्रेट इन देयर मीन पोजीशन। जैसे आप सुबह स्कूल के टाइम पे जब पहले किसी जमाने में जाते थे तो स्कूल में जब प्रेयर सेशन होता है तो आप लाइंस में कायदे से ऑर्डर्ड खड़े, दैट इज सॉलिड फॉर्म। आप थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कर सकते थे, आप इधर की ओर निकले, इधर के टीप मारी, लौट आए और व्हाटएवर, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जगह पे लौट के आ रहे थे, दैट इज सॉलिड। लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो मूवमेंट हो रहा है, जैसे इंटरवल का टाइम है, रेसेस का टाइम है, तो उस रेसेस या इंटरवल में आप कहीं घूम सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं। लिक्विड स्टेट छुट्टी हो गई, कहीं के कहीं मूव हो गए गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का जो मूवमेंट है वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी है। बेटा सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर करते हैं, बट हमें एनसीईआरटी में जितने दिए हैं उसी पे हम रिस्ट्रिक्ट होके फोकस कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ बच्चों अब इन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा हल्का सा डिग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। वाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, इसके आगे लगा दिया वाई। सॉलिड की शेप डेफिनेट क्यों है? तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया कि सॉलिड में जो मोशन है वो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी है, तो कोई भी अपनी जगह छोड़ेगा वापस वहीं आएगा, और क्योंकि लौट के वहीं आना है तो वही शेप दिखेगी। भाई प्रैक्टिकली सोचो ना, जैसे तुम्हारा चेहरा है, तुम हंसे रोए व्हाटएवर, लेकिन बाद में फिर वही शेप पे आ गए, इसीलिए तो तुम्हें पहचान पा रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली सोचो आप हंस रहे होते और आपके होंठ दांत लौट के ही नहीं आ रहे होते, निकल गए कान के पास, वहीं पहुंच गए कानपुर, तो बेटा प्रैक्टिकली सी बात है, अगर कानपुर पहुंच गए विकास दुबे गड़बड़ हो गया। तो अब वर्ड समझ में आ गया। तो लौट के अगर आप वापस आ रहे हैं तो वापस उसी शेप में दिखेंगे, दैट इज सॉलिड्स हैव ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, देयरफॉर इट हैज डेफिनेट शेप। अब अगर किसी ने कह दिया सपोज इसी में व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड और इनकम्प्रेसिबल, तब आप इस पॉइंट को कह सकते हैं कि भाई आपस में डिस्टेंस ही बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है, और पहले से ही फोर्स वेरी हाई है, तो अब और ज्यादा कंप्रेस करके पास नहीं आ सकते। तो बेसिकली इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इतने को एक सेकंड देखिए। बेटा बोल रहे
ठीक है बच्चों, तो ये हमने बेसिक पहले पढ़ा आज का कि सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट है मैटर की, और हम सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे हैं। और सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी ये 2 टर्म हैं, मतलब ये सभी में है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये आज का जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। हाँ बेटा, ये बैच स्टार्टिंग से शुरू किया है हमने। ओके मनु, एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया है आज से। जो और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उन्हें भी चाहिए था रिवीजन क्लासेस, और ऑब्वियसली कुछ बच्चों को शुरू में ये था कि सॉलिड स्टेट नहीं आएगा, तो उन्होंने ज्वाइन तो किया था लेकिन नहीं पढ़ा था। अब ये क्लियर हो गया ये चैप्टर आ रहा है, इसलिए इसे दोबारा कराया गया। ठीक है, और कोई डाउट जल्दी पूछो, क्योंकि अभी मैं रियर कैमरे में देख रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो बता दूंगा, फिर मैं आगे चले जाऊंगा। ऑब्वियसली अपनी क्लासेस अपने टाइम पे होनी 3 बजे का बैच अपनी जगह है, इट इज डिफरेंट इन सेपरेट बैच। कह सकते हैं पिछला कवर कराने के लिए है, अगर दोनों बैच में कोई बच्चा आ रहा है, और अगर कोई बच्चा खाली इस बैच में आना चाहता है तो दैट इज सेकंड थिंग डिफरेंट। ओके, तो ये सॉलिड में अभी तक हमने पढ़ा पॉइंट थे। ठीक है, ओके, इट्स ओके। नाउ अगली हेडिंग पे हम शिफ्ट करते हैं। हम सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं जिनसे सॉलिड मिलके बना है, ठीक है, दे आर टर्म्ड एज सीपी और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनका अरेंजमेंट देखा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके। जब अरेंजमेंट देखा गया तो बेटा 2 तरह के अरेंजमेंट हमें मिले। वन इज टर्म्ड एज, एक तरह का अरेंजमेंट ऐसा था जो बिल्कुल शार्प, रेगुलर, डेफिनेट अरेंजमेंट था। तो जहां पे शार्प या एकदम डेफिनेट अरेंजमेंट था उस तरीके के सॉलिड का नाम दे दिया, दैट आर टर्म्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, एक सॉलिड बनाया गया क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब हमेशा उसका अरेंजमेंट वैसा ही आ रहा था, एंड ये नहीं है कि सपोज आइस है, आइस आपने पहाड़ से उठाई है या कहीं और से उठाई है, फ्रिज से निकाली है, या डायमंड है तो किसी कोयले की खान से आपको मिला है, दूसरी खान से, सेम हमेशा वही अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है, एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। वहां क्रिस्टलाइन नेचर है, हर चीज डेफिनेट होगी। नेक्स्ट इज एमॉर्फस सॉलिड। बेटा वैसे तो नाम ही बता रहा है, ए वर्ड इज नॉट, मॉर्फ मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस इज नॉट डेफिनेट। जैसे बच्चों अमीबा की बात करते हैं बायो वाले, ठीक है, उसकी शेप डेफिनेट नहीं है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे कोई चीजें ऐसी हैं जिसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलरिटीज ज्यादा है, डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, दे आर एमॉर्फस। यानी सॉलिड्स जब बने तो सॉलिड्स बनाते समय रेगुलर अरेंजमेंट आ गया तो एक कैटेगरी अलग हो गई, और अरेंजमेंट है, सॉलिड है लेकिन इरेगुलर है, तो इरेगुलर है तो वो एमॉर्फस कहलाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ठीक है, घड़ियां भी कहलाती हैं अगर याद हो, क्वार्ट्ज, QARTZ, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज SiO2 से मिलके बनता है, और एक हमारा ऑर्डिनरी ग्लास वो भी SiO2 से बनता है। दोनों के दोनों ही क्वार्ट्ज एंड ग्लास SiO2 टेट्राहेड्रल यूनिट से बने हैं, कि उसमें जो SiO4 है टेट्राहेड्रली जुड़ा है, बट क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन में आता है, SiO2 या ग्लास जो है एमॉर्फस में आता है। तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो ग्लास में रैंडम अरेंजमेंट है, एनसीईआरटी में इसके फोटो भी हैं, आपको यहाँ शो भी हो जाएंगे। तो जब रैंडम अरेंजमेंट होगा तो वो एमॉर्फस में आएगा, और अगर एक डेफिनेट शार्प अरेंजमेंट है, हमेशा एक जैसे है, तो वो क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज इज इवन ओपेक इन नेचर। जो सी में एक चमकते हुए पार्टिकल जैसे आपको दिखते हैं ना सी सैंड में, तो वो क्वार्ट्ज है बेसिकली। दे आर वेरी हार्ड, एब्रेसिव इन नेचर, कटिंग के काम में भी आते हैं। जबकि ग्लास, ऑब्वियसली ग्लास भी कटिंग के काम में कह सकते हो, बट ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है
और ग्लास में आप कह सकते हैं फ्री फ्लोइंग है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, तो अमोर्फस में नेचर में है। तो बेसिकली क्रिस्टलाइन का पहला पॉइंट आ गया कि जब हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा 3 डायमेंशन में तो हम कहेंगे क्रिस्टलाइन, ठीक है, अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है इन 3D स्पेस, ठीक है, लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या आ रहा है बेटा, लीडिंग टू अ डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ओवरऑल एक डेफिनेट ज्योमेट्री आएगी। ऑब्वियसली रेगुलर पैटर्न किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक ऐसा पैटर्न आया कि आप कह पाए कि ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ऐसी चीज। जबकि एमोर्फस में आप कह सकते हैं सिंपली इररेगुलर। तो जब ये इररेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है, नॉट शार्प, नॉट डेफिनेट, नॉट वेल डिफाइंड, तो वो चीज कहला रही है एमोर्फस। कोयला आपने इधर से लिया, कहीं और से लिया, तो दोनों कोयले के, ठीक है, कोल के पार्टिकल्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो उसमें कार्बन का डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन डायमंड अगर लेके देखोगे, ग्रेफाइट लेके देखोगे या बकी बॉल देखोगे तो उसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। तो जहां भी डेफिनेट अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन है, और जहां इरेगुलर अरेंजमेंट है वो एमोर्फस है। जैसे मतलब एग्जाम्पल लगा के देखिएगा कि स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, अब वो बच्चे किसी क्लास के अंदर हैं और एकदम रेगुलर अपनी पोजीशन पे हैं, जहां उन्हें बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं, सारे के सारे अरेंज्ड हैं, ऑर्डर्ड है, तो वो क्लास हमारी क्रिस्टलाइन होगी। और टीचर नहीं है और अब इंटरवल का टाइम है एंड समथिंग लाइक दिस, इस समय की क्लास को सोचिए, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, इरेगुलरली मूव कर रहे हैं, तो वो वाला जो सॉलिड है जहां कोई भी चीज रेगुलर नहीं है वो एमोर्फस है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट एमोर्फस, रेगुलर तो क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा अगर हम कट करके देखते हैं तो इसकी कटिंग बेटा किसी भी शार्प एज टूल से काट के देखें, तो अगर हम शार्प एज टूल से काट रहे हैं तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक स्मूथ कटिंग होगी, ये ऐसे कट जाएगा एकदम स्मूथ, यानी द न्यूली जनरेटेड सर्फेसेस आर स्मूथ, जो कटने के बाद नई सरफेस आएंगी वो स्मूथ आएगा। जबकि इस पॉइंट को अगर हम यहां देखते हैं तो जो नई जनरेटेड सरफेस आती है वो ऐसी आती है। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में या कभी पहले किया होगा, रबर ले ली, एक रबर मिटाने वाली, तो वो इरेजर या रबर जब आप लेते हैं तो ऑब्वियसली एक रबर से 2 या 3 लोग काम चला लेते हो, कैसे, काट के। तो अगर आपने ब्लेड से काटा, किसी ने ह्यूमन ब्लेड से काटते हैं, ह्यूमन ब्लेड मतलब दांतों से, ठीक है, तो जब आपने ब्लेड या दांत से काटा है, ये भी एक शार्प एज टूल है, 2 पार्ट्स में कट गया। तो अब जो नया पार्ट आया है वो हमेशा अगर आप हाथ लगा के देखेंगे दैट इज समवॉट रफ सरफेस, तो व्हेन कट विद शार्प एज टूल इट कट इनटू द रफ सरफेस। तो बेटा इसका रीजन क्या है कि क्रिस्टलाइन में जो एटम अरेंज हैं वो एक ऑर्डर्ड या पैटर्न में ऐसे अरेंज है, और एमोर्फस में जो एटम्स अरेंज हैं वो बेटा समवॉट हम ये कहना चाहते हैं ऐसे अरेंज्ड हैं, समवॉट लाइक दिस। और अब अगर इसको हमें काटना है तो एटम तो बीच से कटेगा ही नहीं, ओके, अगर हमें इसको काटना है तो बच्चों एटम ऐसे ही कटेगा, तो एटम के इधर उधर से ही हमें जाना पड़ेगा, बीच से नहीं कट सकता। सो दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज एमोर्फस, जिसकी कटिंग शार्प नहीं है, जिसकी एजेस, बाउंड्री, पोजीशन शार्प है, क्रिस्टलाइन। रेगुलर अरेंजमेंट है तो आपको एक रेगुलर एज दिखेगी, तो यहाँ एक रेगुलर एज वर्ड आएगा, यहाँ ऐसा कोई एज वेज वर्ड नहीं आएगा कि आपको ये पता नहीं है कि ये शेप बन रही है, ठीक है, यहाँ ऐसा एज नहीं है। यहाँ कटिंग है वो भी शार्प है कि एक स्मूथ सरफेस डेवलप हो सकती है, यहाँ कभी नहीं होगी। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम मान के चलते हैं बेटा कि इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब ऑब्वियसली सेम पॉइंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। अगर कहीं डिफेक्ट भी है तो एक आध डिफेक्ट है, छोटा मोटा डिफेक्ट है, अदरवाइज इट हैज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल, लॉन्ग रेंज।
और यहां हमारा अगर अरेंजमेंट है भी या ऑर्डर है भी, देन इट विल बी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहने का मतलब बाई चांस अगर अरेंजमेंट दिख भी रहा है तो एक बहुत छोटी रेंज में होगा और इट इज इनसिग्निफिकेंट। जो ऑर्डर दिखेगा भी वो इनसिग्निफिकेंट दिखेगा और बेसिकली आप कह सकते हो नो ऑर्डर इज ऑब्जर्व या इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, किस टेम्परेचर में जाके ये मेल्ट होता है, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है क्रिस्टलाइन का एंड कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टर का मतलब क्लियर है ना, कैरेक्टरिस्टिक कि अगर हमें पता लग गया है कि मेल्टिंग पॉइंट 42.45 है तो ये कोई एक सब्सटेंस एक्स है। अब हमने कोई चीज उठाई और वो भी एग्जैक्ट इसी टेम्परेचर में मेल्ट कर रही है तो हम कहते हैं ये तो इसका कैरेक्टर है, यही चीज है। तो ये एक्स सब्सटेंस ही रिपीट हुआ है। इज इट क्लियर? तो कैरेक्टर कहने का मतलब होता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसी का नेचर आएगा। यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली रेंज में होता है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे भी है बट इट इज इन रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड रेंज? बेटा अगर हम यहाँ ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ समवॉट ऐसे आएगा। मतलब ये जो टेम्परेचर है, दिस वन इज द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर एक्सेस थी और ये मैंने टी नॉट और वॉट एवर लिख दिया और ये हम एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी की एक्सेस है। तो बेटा यहाँ पे सॉलिड हीट अप होना शुरू हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हुआ। इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट आने के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितनी भी हीट दे रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज टर्म्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मोलर लेटेंट हीट भी कह सकते हैं, दैट इज फॉर 1 मोल। तो इट इज लेटेंट हीट। तो अगर हम लेटेंट हीट कहना चाहें तो इट इज लेटेंट हीट। तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प है और अगले पॉइंट में कर लेते हैं, चाहे आप इसी में ऐड कर लेंगे, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? लेटेंट हीट या हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट वर्ड जब आप जोड़ते हैं या तो वो पर ग्राम होती है या पर मोल होती है, फिलहाल इट हैज कैरेक्टरिस्टिक लेटेंट हीट। एमॉर्फस में एक तो मेल्टिंग पॉइंट रेंज में है। ठीक है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट रेंज में है कहने का क्या मतलब है? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज। ठीक, ये ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसे चल रहा है। दैट मीन्स यहां पे आके पिघलना शुरू हुआ, लेकिन जब पिघल रहा है उस समय टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यहां से यहां तक पिघलता गया। तो भैया इतनी जो हीट दी, ये जो एनर्जी दे रहे हो, क्या बच्चों ये मेल्टिंग मतलब लेटेंट हीट है ना? क्योंकि लेटेंट हीट की डेफिनेशन तो वही है ना कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और गिवन टू चेंज 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म। फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो सिर्फ फेज चेंज होनी है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना। यहाँ पे फेज चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो ये यहां से लेके यहां तक पिघलता गया। तो ये T1 से T2 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो भैया अगर इतने मेल्टिंग पॉइंट है तो ये रेंज है एंड इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा भी नहीं है कि जब दोबारा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल जाए। और ये जो लेटेंट हीट आई भी है, इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेट। आज लेटेंट हीट कुछ और आई है, कभी और कुछ और आ सकती है। तो यहाँ का ना तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट है और ना ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एक डेफिनेट वैल्यू है। नेक्स्ट इज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए पहले हम कह देते हैं ये बेसिकली ट्रू सॉलिड्स हैं। व्हाट इज द सेंस ऑफ ट्रू सॉलिड? मतलब सही मायने में जब सॉलिड्स बने या जिसको हमें सॉलिड कहना चाहिए वो यही है, दैट आर ट्रू सॉलिड्स। और इनको कहते हैं कि सॉलिड बन तो गए हो यार, लेकिन तुम सॉलिड के नाम पे कलंक हो, तो दे आर टर्म्ड एज सूडो सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड हैं लेकिन बस सॉलिड ही हैं, बाकी कोई चीज इनमें कायदे की नहीं है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, ये जरा ध्यान रखना है, एन आइसोट्रॉपिक। Crystalline solid are anisotropic while amorphous solids are isotropic. ठीक है, what is the meaning of isotropic and anisotropic? अगर हम अलग अलग डायरेक्शन की बात करें, ये एक सॉलिड है, ये इसका एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, और इन दोनों डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, अलग आ रही है। तो अगर अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आ रही है, दैट इज इट मींस एनाइसोट्रॉपी। और अगर हर डायरेक्शन में, दैट मींस चाहे ये डायरेक्शन है, चाहे ये है, चाहे ये है, व्हाटएवर, हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही है। what the physical properties? I mean to say like refractive index, resistance, जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ या रेजिस्टेंस हुआ या और कोई ऐसी वैल्यूज, हर डायरेक्शन में अगर सेम वैल्यू दिखाए, भैया सेम वैल्यू दिखाए, तो वो आइसोट्रॉपिक, और जो आइसोट्रॉपिक है वो एमॉर्फस है। तो एमॉर्फस में इरेगुलरिटीज हैं, बट हर डायरेक्शन की इरेगुलरिटीज एक जैसी है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है टीचर कि एमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, ये अच्छे सॉलिड नहीं, but they are isotropic, their properties in all directions same. Why? Yeah, crystalline solids are anisotropic. Yeah, crystalline solid are true solid, having everything sharp and definite and characteristic, but in different direction property differ. Why? तो आप कह सकते हैं in crystalline solid the arrangement of atoms or constituent particle in different direction may differ, may, हमेशा नहीं। तो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग हो सकता है, और अगर बेटा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट है, प्रॉपर्टी अलग है। इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, इन ऑल डायरेक्शन और इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, इरेगुलरिटीज आर सेम, इरेगुलरिटीज आर रेगुलर, मतलब जो इरेगुलरिटीज हैं हर डायरेक्शन में एक जैसी हैं। तो आपको याद रखना है कि दे हैव same irregularities in all direction, therefore they are isotropic. बच्चों क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल कौन से हैं? क्रिस्टलाइन में पूरा चैप्टर जो पढ़ेंगे वो सब क्रिस्टलाइन में ही है। फिलहाल हमने जैसे ये लिख लिया NaCl क्रिस्टल, ये क्रिस्टलाइन है, दैट इज आयनिक सॉलिड है। डायमंड क्रिस्टलाइन है, कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है। हमने कहा आयरन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दैट इज मेटेलिक सॉलिड। और अगर हमने सपोज कह दिया सॉलिड CO2 विच इज ड्राई आइस, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये अभी हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे। मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं क्योंकि अगली हेडिंग में है कि बेसिकली सॉलिड्स आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। एमॉर्फस सॉलिड में बेसिक एग्जांपल है बेटा ग्लास, रबर, चारकोल या ऑल पॉलीमर्स। आपको जो भी पॉलीमर दिखे वो जनरली एमॉर्फस में आता है। लाइक सेलोफेन एनसीईआरटी में दे रखा है, एमॉर्फस सिलिकॉन दे रखा है। एमॉर्फस सिलिकॉन के लिए कहा जाता है इट इज यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मेजर एलिमेंट विच इज यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स। वो सेल्स जिसमें सनलाइट से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, that cells are termed as photovoltaic cells, ठीक है। तो फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज होता है एमॉर्फस सिलिकॉन, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि गिव यूजेस ऑफ एमॉर्फस सिलिकॉन और गिव यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो एमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल, ये याद रखना है। बोलो बेटा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में यहां तक क्लियर है? नाउ बेसिक 2-3 क्वेश्चन इसमें और हैं। वो क्या है? एक क्वेश्चन है कि ये जो विंडो पैन्स होते हैं, ओल्ड विंडो पैन्स, ठीक है, ओल्ड एंशिएंट टाइम के, तो ये जो ओल्ड विंडो पैन्स हैं ये कांच के, ये इनवेरिएबली थिक हो जाते हैं। दैट मीन्स ये ऊपर से थिनर होते हैं और नीचे आते आते थिक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर है ये जो ओल्ड विंडो पैन्स जो कि कांच के बने हैं,
The glass has the ability to flow and glass is also called as supercooled liquid under its own weight. मतलब SiO2 एक heavy particles हैं और heavy particle होने की वजह से ये gravity में under weight नीचे भी आते हैं, but very slow rate. तो glass is known as supercooled liquid. क्यों? Because it has ability to flow with a slow rate under its own weight. Therefore, it is termed as supercooled liquid. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ओल्ड विंडो पैन्स क्यों आवाज करते हैं, इनवेरिएबल थिक क्यों है? Because it is an amorphous solid and it has ability to flow and it is also called as liquid due to flowing ability. Okay. दूसरा है कि ancient monuments, बेटा एंशियंट मोनूमेंट्स में कुछ मिल्की स्पॉट्स मिलते हैं, मिल्की स्पॉट्स। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई, ऐसा क्यों है? जो एंशियंट मोनूमेंट्स कांच के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं और उन ग्लास में फ्लोइंग जब देखी गई है तो कहीं ना कहीं फ्लो करते करते ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आ जाता है। और जब भी बेटा फ्लो करते करते ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आ जाता है तो जैसा हमने पहले कहा था कि ये ग्लास चेंज हो गया क्वार्ट्ज में, एंड इफ ग्लास इज टर्न टू क्वार्ट्ज हैज मिल्की अपीयरेंस, तो ये मिल्की दिखने लगा। तो अगर कोई पूछता है व्हाई दे हैविंग मिल्की स्पॉट्स, तब आप कहेंगे ड्यू टू सम क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। बेटा कुछ ना कुछ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है और उस क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो ग्लास क्वार्ट्ज में चेंज हुआ, बिकॉज बोथ ग्लास एंड क्वार्ट्ज हैव सेम फॉर्मूला, दे आर टेट्राहेड्रल, बट ग्लास इज इरेगुलर व्हाइल क्वार्ट्ज इज रेगुलर, और इसका कलर मिल्की अपीयरेंस होता है वैसा, तो इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारी हेडिंग हो गई है, एक बार इतने को ही हम थोड़ा सा, हाँ बेटा पूछो, यस आस्क। जिसने भी अनम्यूट किया बेटा बताइए, क्योंकि मैं पीछे जाना पड़ेगा मुझे। टेल मी। ठीक है, नाउ ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में अभी आपके सामने डिफरेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन में रेगुलर पैटर्न है, एमॉर्फस में इरेगुलर है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री होती है, एमॉर्फस में नहीं। हाँ बेटा लोकप्रिय पूछिए बेटा। सर शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर फिर बता दीजिए। बेटा रेंज का बेसिकली मतलब क्या है? ये फिजिक्स में जैसे आप पढ़ते हैं ना, वही एक सिंपल वर्ड है रेंज, या किसी के पास एनसीसी हो उससे पता होगा, शूटिंग रेंज होती है। रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस। लॉन्ग रेंज का मतलब है थ्रू आउट द क्रिस्टल, ऑलमोस्ट पूरे क्रिस्टल में एक ही जैसा अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट और रेगुलर और डेफिनेट होगा, वो लॉन्ग रेंज कहलाएगा। और शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कि थोड़े टाइम तक थोड़ी रेंज में तो कभी कभी ऑर्डर मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो बदल लीजिएगा, क्योंकि 3-4 साल पुरानी एनसीईआरटी जो थी उसमें शायद 4 साल पुरानी एनसीईआरटी में, उसमें क्रिस्टलाइन में लिखा है हैविंग बोथ टाइप ऑफ रेंजेस, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, और एमॉर्फस में लिखा है ओनली शॉर्ट। और अब जो नई एनसीईआरटी आई है पिछले 3-4 साल से, जो करेक्शन होने के बाद आ रही है, उसमें बेटा साफ साफ कर दिया है कि क्रिस्टलाइन में सिर्फ लॉन्ग रेंज ऑर्डर ध्यान रखना है, यानी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल, और एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर ध्यान रखना है, दैट इज इफ द अरेंजमेंट इज प्रेजेंट देन ऑल्सो थ्रू वेरी स्मॉल रेंज। बोलिए बेटा, और किसी को कोई डाउट जल्दी से काइंडली टेल मी। ठीक है, मैं इसे जूम आउट कर रहा हूं 1 मिनट। ठीक है, ओके, शब्द खुराना, सार्थक, फैज, मेधा एंड लोकप्रिया। ठीक है, यही देखने के लिए मैंने जूम आउट किया था कितने बच्चे हैं इस समय। ओके, चलो बच्चों, इतने में कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। कोई डाउट नहीं है? ओके, सब
क्लियर है यहाँ तक? वेरी नाइस। तो अभी मैं इस बैच के नोट्स आपको, मतलब ऑर्डिनरी एक ही ग्रुप बनाएंगे, ये नहीं 4 ग्रुप बनाएं, और उसी ग्रुप में मैं आपको नोट्स फॉलो कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके नोट्स हैं वेल एंड गुड है, और नहीं है तो मैं उसी जो आपका ग्रुप है अभी, ठीक है, आज तो मैंने फिलहाल दोनों ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, नहीं तो नए वाले ग्रुप में ही अब आएगा। ठीक है, हाँ बेटा, जो भी ऐड नहीं है बेटा, आज मुझे आप दोबारा एक बार मैसेज भेज देना, अभी व्हाट्सएप में तुरंत ऐड कर दूंगा। ठीक है, वो नीचे कहीं पहुंच गया होगा मैसेज, तो दोबारा भेज दीजिए। ठीक, ओके बच्चों, आज हम इतना ही रखेंगे। आज हम थोड़ा सा, क्योंकि बाकी बच्चों को पता नहीं है, उनको भी पता, वो भी इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए, ओके, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Thank you, sir. You're welcome, बच्चे।